Here is the another question of रेशियो एनालिसिस, और दिस टाइम ये कौन सा ईयर है? जून 2022, पेपर 21, क्वेश्चन नंबर 4। और कहाँ टेस्ट हुआ है ये? IGCSE 0452। अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास है कि रेशियोज़ आपके पास अगर पेपर में आ जाता है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 20 मार्क का अगर आता है तो 10, 12, 11, 13 मार्क का कैलकुलेशन होगा, और जो है बाकी सारा मार्क की जो थ्योरी होगी, और थ्योरी भी क्या होगी, आपस में कंपैरिजन की होगी, इंटर रिलेशन की होगी आपस में। और थ्योरी में भी एक चीज़ बताएगी कि ये कौन सी चीज़ बढ़ती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं फ़र्क पड़ता, उसके हिसाब से। कल की क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में भी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और सिर्फ उसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास फॉर्मूलेज़ याद होने चाहिए। आपके पास लिक्विडिटी के कुछ फॉर्मूलेज़ होते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के कुछ फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल अयूका इज़ अ ट्रेडर हु सेल्स हाउस होल्ड फर्निशिंग, शी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास ये कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। 30 अप्रैल 2022 की बात हो रही है। इन्वेंट्री दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेबल्स है, रेवेन्यू दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई हैं, एक्सपेंस दिया हुआ है। जितनी भी सेल्स, जितनी भी परचेज़ हुई हैं क्रेडिट पे हुई हैं। और ये वाली इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री है। आपको कैसे पता चला? यहाँ पर फर्स्ट में 2021 लिखा हुआ है और यहाँ पर 30 अप्रैल 2022 लिखा हुआ है। इस तरीके से मैंने जज करने की कोशिश की है कि भाई नीचे वाली ओपनिंग है और ऊपर वाली क्लोजिंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको एक थॉरली यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर आपको निकालना है ग्रॉस मार्जिन। एंड ग्रॉस मार्जिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बहुत इजी फार्मूला होता है। ग्रॉस मतलब प्रॉफिट, मार्जिन मतलब परसेंटेज। तो मार्जिन इज़ ऑलवेज अप्लाई ऑन सेल्स। तो इसका फार्मूला अगर मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वे में बात करता हूँ, तो मैंने कहा यहाँ पर देख लीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इसका फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, थैंक यू, इनटू 100। पहले निकालना पड़ेगा। एक चीज़ होती है डॉलर्स में और एक होती है परसेंटेज में। जब आप कोई चीज़ परसेंटेज में निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई बाय 100 यूज़ कर रहे होते हो। रयान या हसन पानी पीना है तो इसमें से पी लो बेटा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर अगर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पे जीपी मार्जिन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ तो हो गया। मतलब दिस इज़ कॉल्ड 3 पेयर्स ऑफ इक्वेशन। जीपी मार्जिन परसेंटेज इक्वल टू जीपी ओवर सेल्स इनटू 100। अब यार मैं बिल्कुल अपने आप को बेबस समझ रहा हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। ये वही चीज़ है कि अगर जिसकी बेसिक्स, बुनियाद, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना, वो ये चैप्टर कर सकता है। कोई ये नया चैप्टर नहीं है। मुझे और जो मेरी तरह के फ़ारिग लोग हैं, जिनके जो बिल्कुल फ़ारिग हैं, उनके लिए ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ कि 3 पेयर्स हैं। 3 पेयर में से कुछ ना कुछ लिखने के नंबर मिल जाते हैं। जो फॉर एग्जांपल जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा या जिन्होंने अब भी नहीं किया, तो मैंने कहा यार सेल्स मेरी आंखों के सामने दी हुई हैं तो मैं यहाँ कॉपी कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ कॉपी कर दूँ, तो मेरे ख्याल से कुछ नंबर मिल जाएंगे। एक नंबर मिल जाएगा और पास होना होगा तो पास हो जाओगे। बट अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह निकाल सकता हूँ? अब देखिए, नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू दिया हुआ है, ना ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ना कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप निकाल सकते हैं। अब बात आई समझ के यार, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए ये एक है, ये कहानी एक है और ये एक कहानी एक है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैप का इसको एक अपनी शरारत में कहा था कि मैप के देसी फार्मूले 3 इनकम स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये फार्मूला मुझे लगता हुआ दिख रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अगर मैं ओपनिंग की बात करता हूँ तो 12,800 नीचे गिवन है, परचेजेस की बात करता हूँ तो 72,250 गिवन है, क्लोजिंग की बात करता हूँ तो 14,650 गिवन है। इन सब को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। अगर कोई बच्चा आंसर दे सकता है तो प्लीज़ दे दे। 70400
17,400। 70,000, थैंक यू, 70,400 इज़ माई कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मैप का एक और फॉर्मूला, अगेन देसी फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स इज़ 112,300 और कॉस्ट ऑफ सेल्स इज़ 70,400। तो कोई हेल्प कर सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 419। जी भाई, 41900, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मैंने कुछ नहीं किया, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान किया। मैंने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान किया। वो कैसे किया? यहाँ लिख दिया 41,900, डिवाइड कर लो तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेस का, मल्टीप्लाई बाय 100। 37.31। गलत बता रहे हो, 32 डेसिमल प्लेस बोला है, 37 मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया आपने। 37 पॉइंट, तुम्हें 1 पैसा। तो 37.31 बेटा। तो दिस इज कॉल्ड फाइनल आंसर बेटा। आपको ये सिर्फ निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपने ये और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला, फिर जीपी निकाला और पुट ऑन कर दिया। आई थिंक अब कोई इतनी मुश्किल और परेशानी वाली बात रही नहीं है। अब आपको बोला है प्रॉफिट मार्जिन निकालो। तो अगेन मैप का एक देसी फार्मूला, नेट प्रॉफिट इक्वल टू जीपी माइनस एक्सपेंस। अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर गलत निकाला तो कैरी फॉरवर्ड का मार्क्स नहीं मिलेगा आपके पास। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 41,900 एंड नेट प्रॉफिट इज, सॉरी, एक्सपेंस इज 19,820। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना? 22,080। ये मेरा क्या हो गया भाई? नेट प्रॉफिट हो गया। अब जब नेट प्रॉफिट हो गया तो मेरा दिमाग कहता है कि यार सर इसका फॉर्मूला होता था नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सर नेट प्रॉफिट 22,080 आप बकौल आप बता चुके हो। 112,300 इज़ योर सेल्स। क्या आंसर आ जाएगा? 19.662 डेसिमल प्लेस है। अगर आपने एक वर्ड डेसिमल भी आगे लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे। 2 डेसिमल प्लेस या 1 डेसिमल प्लेस लिखा होगा तो आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, मैं यहाँ स्टक हो गया हूँ। मैं फॉर्मूला जिस बच्चे को याद होगा वही कर सकता है। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर ऊपर ही गलत निकाली होगी तो फंस जाओगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली थी 70,400 और अकल दिमाग कहता है कि पूरे अकाउंटिंग के अंदर 2 ही इन्वेंट्री होती है, एक ओपनिंग होती है और एक क्लोजिंग होती है, उनका एवरेज निकालना है। दोनों को प्लस करके कर सकते हैं। ये एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 12,800 प्लस 14,650 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री फॉर 13,725, थैंक यू, 13,725। क्योंकि डिवाइड बाय 2 इसलिए कर रहे हैं आप, 2 इन्वेंट्री है तो एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है। जितनी इन्वेंट्री होंगी, अगर 3 होती तो डिवाइड बाय 3 करते, 4 होती तो डिवाइड बाय 4 करते, 5 होती तो, मगर अकल दिमाग जहानत यही कहती है कि पूरे अकाउंटिंग में 2 ही इन्वेंट्री होती है, इस वजह से आप डिवाइड बाय 2 करते हो। क्या आंसर आ रहा है? 5.13 टाइम्स बेटा। अगर डेज़ में मांगता इसी फार्मूले को उल्टा करके मल्टीप्लाई बाय 365 कर देते। करंट रेशो में हेल्प करते, मुझे ये नहीं याद। ये पूरा डब्बे, कितने डब्बे? 11 मार्क के दिए हुए। कितने डब्बे थे? 1 2 3 4 5। इसके बाद करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स। करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो इसको यहाँ पर आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो? सिर्फ सारा गेम फार्मूले पे है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि करंट एसेट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स होता है
अदर रिसीवेबल्स होता है, कैश एट बैंक होता है, कैश इन हैंड होता है। आप नज़र को अपनी इस्तेमाल करो। मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, रेड कलर से मैं आगे करंट एसेट लिख दूंगा। भाई ये मेरा करंट एसेट हो गया, ये मेरा करंट एसेट हो गया, ये मेरी करंट लाइबिलिटी हो गई, ये मेरी करंट लाइबिलिटी हो गई। अगर बैंक से लिखा होता तो वो मेरा करंट एसेट होता। तो 14,650 प्लस 1 मिनट बेटा, 14,650 प्लस 12,700 डिवाइडेड बाय, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 5375 प्लस आपका 7125, इनका टोटल करके बता सकते 7125 पहला वाला है 127350 127 350 बहुत बड़ा बता रही हो बेटा, बहुत बड़ा बता रही हो आप। 12,000 और 14,000 लाख तो होगा नहीं बेटा, 27,350 है। 27,000 होगा बेटा ये। 27,350 हाँ वो 27,350 सही, थैंक यू। और नीचे का टोटल क्या है? आपने 127 का था। 12,500 12,500 12,500 फाइनल आंसर बता सकते हो बेटा? 2.1 2.188 तो 2.19, हाँ तो 2.19 इज टू, हाँ ऊपर वो था ना 3 था ना, राउंड ऑफ ही किया आपने 1.129 आ रहा था 129 आ रहा था ना, तो 3 कर दिया। अब ये क्या है करंट रेशियो और क्विक रेशियो में, यानी इसको पढ़ने का तरीका क्या है? हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए 2.19 के एसेट्स मौजूद हैं जो कि अच्छी कंडीशन है। लिक्विड रेशियो, इसका फार्मूला मैं भूल गया हूँ, हेल्प कर सकते हैं? एक मिनट। लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है? इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं। और तीसरा नाम क्या है? इसको आप एसिड टेस्ट भी कहते हो। लिक्विड रेशियो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट एसेट आपने मुझे बताए थे 27,350 है, और इन्वेंट्री आपने क्वेश्चन में क्या थी 14,650 माइनस 14,650 डिवाइडेड बाय 12,500। 500 नहीं 700 सही है, हाँ 12,000 700 है आपने ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर भी 12,500 था ना। अरे वो सर ने 2 प्लस किए ना करंट लायबिलिटी 27,350 माइनस 14,650 और डिवाइड बाय 12,500। 1.01 करंट लायबिलिटी नीचे वाली है करंट लाइबिलिटी का इसका टोटल करना भाई, एक मिनट ज़रा। हाँ 12,500 आ रहा 500 आ है रहा है। बस तो सही तो है। नहीं ऐसा लगा मुझे 700 एक मिनट बेटा, पहले मुझे आप करंट एसेट्स माइनस करके बताइएगा प्लीज़। 12,500 12,700 डिवाइडेड बाय 12,500, क्या आंसर आ जाएगा? 1 पॉइंट आर 1.02 इज टू 1। थैंक यू बेटा। तो हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए 1.02 के एसेट्स मौजूद हैं। दिस इज़ द फाइनल डब्बा ऑफ करंट रेशियो में और क्विक रेशियो में इस टू 1 करते हैं, यानी इसकी दिस इंटरप्रिटेशन इज़ कि हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए इतने एसेट्स मौजूद हैं, हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए इतने एसेट्स मौजूद हैं। इसका स्टैंडर्ड 1 होता है, इसका सेटिस्फैक्ट्री 1 होता है, इसका स्टैंडर्ड 2 होता है, इसका स्टैंडर्ड 1 होता है। 2 के आसपास आ रहा है तो अच्छी अलामत है, अगर 2 से ज़्यादा आ रहा है तो एबनॉर्मलिटी भी है, और 1 है तो सेटिस्फैक्ट्री है। ज़्यादा इन्वेंट्री भी होना बिज़नेस में, कारोबार में अच्छी अलामत नहीं है। इन्वेंट्री डिटोराइट हो सकती है, इन्वेंट्री आउटडेट हो सकती है, इन्वेंट्री एक्सपायर हो सकती है, तो जब भी कहते हैं कि इन्वेंट्री ज़्यादा रखना भी अच्छी बात नहीं है। खैर 11 मार्क था और पीछे बच गए 9 मार्क। 9 मार्क में क्या है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। वन ऑफ द यूका सप्लायर हैज़ ऑफर्ड टू सेल हर लार्ज क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री एट रिड्यूस प्राइस। आपने अपनी लार्ज इन्वेंट्री का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना कम प्राइस में बेच दिया है। यूका इज़ कंसिडरिंग एक्सेप्टिंग दिस ऑफर एंड इंक्रीजिंग हर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग इन ऑर्डर टू सेल मोर इन्वेंट्री।
अगर आपको याद हो KFC और मैकडोनल्ड्स तारिक रोड पे सदियों पुराना मैकडोनल्ड्स था जो बंद हो गया। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखवा दिया, सब कुछ करवा दिया, मगर लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया। जब बायकॉट करना शुरू किया तो उनकी सेल्स डाउन होने लगी। जब सेल्स डाउन होने लगी तो उनका आउटलेट को नुकसान होने लगा। जब आउटलेट को नुकसान होने लगा तो उन्होंने अपनी प्राइजेस गिरा दी। जब प्राइजेस गिरा दी तो वो कॉस्ट कवर नहीं कर पाए। बड़ी बड़े होर्डिंग्स, पैनाफ्लेक्स, साइन बोर्ड्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ा दी। तो फिर जब उन्होंने देखा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा तो बहुत सारे आउटलेट्स क्या हो गए, बंद हो गए, ख़त्म हो गए। एडवाइस करनी है यूका को कि वेदर एडवाइस करनी है यूका को शी शुड परचेज़ द एडिशनल इन्वेंट्री, क्या उसको और एडिशनल इन्वेंट्री परचेज़ करनी चाहिए। 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ एडवांटेज में, मे बी एबल टू इंक्रीज़ सेल्स, उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो गई जिससे उसने बहुत सारे कस्टमर्स को क्या किया, गेन करना शुरू किया, क्योंकि आप उसने सेलिंग प्राइस को क्या किया था, डिक्रीज़ किया था, रिड्यूस किया था। जब किसी प्रोडक्ट की सेल्स को गिराओगे, अभी आपको फॉर एग्जांपल सना सफीनास, खार्डीज़, आपके पास LV, गुची, अरमानी, नेक्स्ट, आपके पास इनको पता चले कि आपके इन्होंने प्राइजेस कम किए, फ्लैट 20% 25% लगाया है, तो उस ब्रांड की सेल्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जब सेल्स बढ़ जाएंगी तो इन्वेंट्री क्या होगी, कम हो जाएगी, चीज़ें कर जाएगी। फिर मे बी एबल टू इंक्रीज सेल्स, गेन मोर कस्टमर बाय एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग, यानी उसने 2 हरकत की है, एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करके उसने क्या किया, अपनी सेल्स को बढ़ाया है। जब सेल्स बढ़ी हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जब सेल्स बढ़ी हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। जब सेल्स बढ़ी हैं तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। जब सेल्स बढ़ी हैं तो इन्वेंट्री जो है, द इन्वेंट्री शुड नॉट लूज़ हिज और हर वैल्यू, इन्वेंट्री जो है अपनी वैल्यू नहीं खोएगा। दीज आर द एडवांटेजेस, और इसके अलावा कोई भी दूसरा एडवांटेज भी एक्सेप्टेड है, बट आपको 2 एडवांटेज लिखने। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिसएडवांटेज में एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ, तो प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की वजह से आपका एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेंट्री में भी डिक्रीज़, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इन्वेंट्री में भी डिटोराइड ओवर और टाइम, इन्वेंट्री एक टाइम पे डिटोराइड यानी ख़त्म हो सकती है। गुड्स में बी ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, आपके जो गुड्स होंगे वो इन्फीरियर क्वालिटी के हो सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। ऑलरेडी हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, आपके पास बहुत माल पड़ा हुआ है, होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। मे रिक्वायर्ड इंक्रीज बैंक ओवरड्राफ्ट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 5375 पे हो, आपके पास लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है, आपकी लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपके पास इतना कैश पड़ा नहीं है, मतलब आप फॉर एग्जांपल सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी पे हो, कि फॉर एग्जांपल ओवरड्राफ्ट पे हो, मतलब आपके पास खुद का पैसा नहीं पड़ा, बैंक का पड़ा है, जो विद इन 1 ईयर आपको क्या करना है, उसको पे ऑफ करना है। बैंक अपने एक प्रीमियम कस्टमर्स को ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, हर किसी को फैसिलिटी नहीं देता। बैंक यानी करंट लाइबिलिटी जो है आप उसके पास जो है की। उसके बाद एडवर्टाइजिंग डज नॉट गारंटी इंक्रीज सेल, ज़रूरी नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से आपकी सेल्स बढ़ जाए, हो सकता है एडवर्टाइजमेंट खर्चे की वजह से क्या हो जाएगी, आपके पास प्रोडक्ट की सेल्स ना बढ़े। तो ये दोनों चीज़ों को कंसीडर दिमाग में रखते हुए कि वन ऑफ यूका सप्लायर हैज़ ऑफर्ड टू सेल हर लार्ज क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री एट रिड्यूस प्राइस, यूका इज़ कंसिडरिंग एक्सेप्टेड, कि यूका को ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए। यस, डेफिनेटली एक्सेप्ट करनी चाहिए। आप नहीं कह रही हैं तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी, क्यों नहीं करनी चाहिए? मगर अगर फॉर एग्जांपल कम प्राइस में मुझे माल मिल जाए, यानी कम प्राइस में मुझे माल मिल जाए, फर्दर सेल कर सकता हूँ, फर्दर सेल करके फॉर एग्जांपल मैं उससे क्या अपने ओवरड्राफ्ट को ख़त्म कर सकता हूँ, और मुझे मार्केट से कम रेट में माल मिल जाए, मार्केट में कम रेट्स में माल मिल जाए, तो मैं जाहिर सी बात है मेरे पास इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, मगर मेरे पास जो ओवरड्राफ्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि भाई आप अगर एक चीज़ देखा जाए, क्योंकि आप फिर समझें क्वेश्चन को, वन ऑफ द यूका सप्लायर, यूका का एक सप्लायर है, हैज़ ऑफर टू सेल लार्ज क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री रिड्यूस प्राइस। हाँ, अगर मैं बना रहा होता, खुद प्रोड्यूस कर रहा होता तो सोचता, मगर मैं तो मार्केट से ही ख़रीद रहा हूँ और मार्केट में ही बेच रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जब उसके हिसाब से हमने चलना पड़ता है तो हम क्या देखते हैं कि भाई अगर मुझे एक चीज़ कम प्राइस में मिल रही है तो मैं उससे नफ़ा मार्जिन जो है, अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रख के उसको बेच सकता हूँ। ज़ाहिर सी बात है। तो अब यूका ने और ये रीज़न भी हो सकता है यूका का जो माल है वो इन्फीरियर क्वालिटी का माल हो सकता है कि वो प्रोडक्शन लेवल वो जो माल है वो अप टू द मार्क ना
अप टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन ना हो, तो जाहिर सी बात है वो कंडीशन है। बट मैं तो सिर्फ ये देखूंगा कि भाई मुझे कम पैसों में माल मिल रहा है, और कम पैसों में माल मिल रहा है तो मेरी सेल्स बढ़ जाएंगी। जब सेल्स बढ़ जाएंगी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मेरा क्या कहते हैं टर्नओवर बढ़ जाएगा। जब टर्नओवर बढ़ जाएगा तो मेरे पास जो ओवरड्राफ्ट वो ओवरड्राफ्ट किस में चेंज हो जाएगा, बैंक में, यानी करंट एसेट में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो मेरी कंडीशन है वो क्या है, आपके पास मेरा जो 2.19 का एसेट है, जिसमें मेरे ट्रेड रिसीवेबल 14,650 रुपये के पड़े हुए हैं, 12,700 की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो इसका मतलब पुरानी इन्वेंट्री भी तो मेरी नहीं बिकी ना, तो मेरा पैसा उसमें भी तो टाइड अप हुआ है ना। तो ये सारी कंडीशंस आपको देखनी होंगी। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी से आप लोग जो हैं इनकंसिस्टेंट बच्चे हो, आपको अल्लाह ने दिमाग भी दिया है, अकल भी दिया है, शऊर भी दिया है, हुनर भी दिया है, अगर आप मेहनत करने पे आ जाओ तो यू ऑल आर अनस्टॉपेबल और अनमैचेबल बच्चे हो आप लोग। मगर वही बात है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग आज जिस तरीके से पढ़ रहे हो, अगर इसी तरीके से 2 घंटे 1 घंटा आप पढ़ लो, इसी तरीके से अपनी इस चीज़ को कंसिस्टेंटली एंड तक बेवसीआई तक कर लो तो इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे ना। अगर बीच में इनकंसिस्टेंट हो जाते हो, आप पार्टिसिपेशन क्लास में नहीं करते, या आप पार्टिसिपेशन एसी ऊपर कर दो, एसी नीचे कर दो, या नीचे बैठ के इंस्टाग्राम स्टॉक करवा लो, या ये करवा लो, ये सारी चीज़ों से आप ये करते हो तो इनकंसिस्टेंट रहते हो, जिसकी वजह से आपके नंबर्स डाउन हो जाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट बन जाओ, हर एक बच्चा इस क्लास में बैठा हुआ कंसिस्टेंट हो जाए तो उसके CI ग्रेड्स लिफ्ट अप हो सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर एक मेथड को मैंने अडॉप्ट कर लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने अडॉप्ट किया है, तो जब तक वो एसेट मेरे पास मौजूद है तो कंसिस्टेंटली मुझे स्ट्रेट लाइन से ही उसको कैलकुलेट करना है। और अगर मैं बीच में मेथड चेंज कर दूंगा तो मेरा आंसर्स, मेरे प्रॉफिट्स इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो मैं किसके अगेंस्ट चले जाऊंगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट चला जाऊंगा। तो गाइस, accounting methods must be used consistently from one accounting period to the next. Accounting method should not be changed unless there is a good reason for doing so. अगर स्ट्रेट लाइन यूज़ किया है और मैं RBM पे आ रहा हूँ तो मुझे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अपने डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा कि ये रीज़न है क्योंकि स्ट्रेट लाइन से हर साल डेप्रिसिएशन सेम आती है, RBM से हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस होती रहती है। तो जाहिर सी बात है आपके पास कॉस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा, दिस मीन्स दैट एक्यूरेट कंपैरिजन कैन बी मेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, द प्रॉफिट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर विल नॉट बी डिस्टॉर्टेड। अगर आपको अच्छा कंपैरिजन चाहते हो, रियलिस्टिक कंपैरिजन चाहते हो, तो जो मेथड एक बार अडॉप्ट कर लिया है और जब तक अकाउंटिंग पीरियड है और जब तक फॉर एग्जांपल वो एसेट मौजूद है तो उसी मेथड को फॉलो करो। अगर कोई बहुत ऑथेंटिक रीज़न मिले तो आप चेंज करना, अदरवाइज़ आप चेंज नहीं करना। आप कंसिस्टेंसी परफॉर्म करो 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 करो। अगर अचानक बीमार हो गए वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। मगर जाहिर सी बात है अगर जानबूझ के छुट्टी करके आ रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो इसका मतलब आप खुद अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हो, इनकंसिस्टेंट कर रहे हो। जब इनकंसिस्टेंट हो जाओगे तो रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। और जब कंसिस्टेंट हो जाओगे तो रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, अप हो जाएंगे। स्टेट 2 नॉन फाइनेंशियल फैक्टर विच में अफेक्ट यूका ट्रेडिंग रिजल्ट्स। 2 नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स बताओ। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर विच में अफेक्ट, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स मतलब बिजनेस रेपुटेशन और गुडविल, मतलब दिस इज़ अगेन नॉन करेंट एसेट्स। They cannot be seen or touched but they can exist, they have a value, बिजनेस में उनकी वैल्यू है। तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ये हो गए, रिलायबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स, स्किल ऑफ वर्कफोर्स, स्टाफ मोरल, वर्किंग कंडीशन, एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट डिसीजंस, लोकेशन ऑफ बिजनेसेस। तो ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो हैं 2 नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो यूका के ट्रेडिंग रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास पूरा एक 20 मार्क का सवाल था। यहाँ आपका रेशो कंप्लीट हो गया, बट मैं अभी इसके 1-2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा ताकि आपको और परफेक्शन आ जाए।